अच्छा, आज हम बात करेंगे लेजर्स के बारे में। उस दिन मैंने आपको एक हाँ ट्रांजैक्शन कोड बताया था लेजर की स्क्रीन को डायरेक्ट एक्सेस करने का, शायद आपको याद हो। फाइनेस हाँ, FINSC_लेजर, लेजर। ये चला लें या वो मेन्यू पाथ के थ्रू चले जाएं, एक ही बात है। चलें, ये वैसे हस्बे मामूल ये को किसी न किसी ने ना लॉक की होगी, इसको इसका कुछ कर लेते हैं। अच्छा, हमने उस दिन ना करेंसीज के बारे में बात की कि लेजर्स के अंदर जो करेंसीज होती हैं वो कितनी टाइप की होती हैं। कितनी टाइप की करेंसीज होंगी लेजर्स के अंदर? दो टाइप लेजर्स का। हाँ सर। की, एक कौन सी होगी, ग्लोबल करेंसी, और एक कंपनी कोड डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक। करेंसी, कंपनी कोड करेंसी। कंपनी कोड स्पेसिफिक करेंसी और एक ग्लोबल करेंसी। ये ट्रांजैक्शन जो है ना सबसे ज्यादा एग्जीक्यूशन में टाइम देती है। और उस दिन हमने करेंसी एक बनाई थी Z5 के नाम से, US डॉलर जो है ना। नहीं सर, नहीं बनाई? नहीं सर, उस दिन अभी नहीं बनाई सर, उस अच्छा, दिन मैं तो आपको बताता हूँ। क्लास। उस दिन हुआ ये कि मुझे पता ही ना चला कि लिंक डिस्कनेक्ट हो गया। मैं हाँ सर। आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैंने व्हाट्सएप को देखा कोई ना, तो अचानक ही ना मुझे महसूस हुआ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। तो वो मैंने देखा, तो वो फिर मुझे पता चला कि जी वो तो लिंक ही डिस्कनेक्ट हो गया। तो वो हाँ सर। अच्छा, FINSC डॉक एसी। अच्छा जी, इसको अनलॉक कर दें। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं करेंसीज के बारे में। ये करेंसी टाइप जो हाँ है, इसमें जब हम बात कर रहे थे तो हमें पता चला कि सर। जी जी बोले। नहीं सर, अभी उस दिन जो हुई क्लास सिर्फ हम लेजर की स्क्रीन पे आए थे सर। दो टाइप के लेजर होते हैं, एक स्टैंडर्ड लेजर, लीडिंग अच्छा स्टैंडर्ड लेजर, और नॉन लीडिंग स्टैंडर्ड लेजर, और एक एक्सटेंशन लेजर। बस सर इतना हुआ, उसके बाद क्लास अच्छा, डिस्कनेक्ट। हमने ये देखा कि हमारे पास जो पहले SAP ECC था उसमें भी दो थे लेजर, लेकिन अब जो है वो तीन लेजर हो गए। एक सेकंड, शोर आ रहा है। अच्छा, हमने देखा कि पहले ECC में कितने लेजर होते थे? दो लेजर, एक लीडिंग और एक लीडिंग स्टैंडर्ड लेजर नॉन। और एक नॉन लीडिंग स्टैंडर्ड लेजर। लेकिन वो भी, उसमें भी इतनी ज्यादा टाइप्स नहीं थी जितनी अब इन्होंने ना ये टाइप्स इसके अंदर दे दी हैं, वैल्यूएशन वगैरह की और इस तरह की जो चीजें हैं। लेकिन अब उन्होंने एक और लेजर दे दिया जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन लेजर। एक्सटेंशन। लेकिन हमने ये भी बात की थी कि ये जो एक्सटेंशन लेजर है ये इतना वीक और इतना कमजोर लेजर है कि ये अपनी जगह पे खुद से स्टैंड अलोन इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये कहता है कि मुझे किसी ना किसी लीडिंग लेजर या नॉन लीडिंग स्टैंडर्ड लेजर का सहारा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, उसके बगैर मैं काम नहीं कर सकूंगा। तो जब वो ये वाली बात करता है कि मुझे किसी की सपोर्ट चाहिए, तो इसका मतलब है कि वो जिसकी भी सपोर्ट ले रहा है वो उसके लिए कौन सा लेजर बन जाएगा? वो उसके लिए अंडरलाइन लेजर। अंडरलाइन लेजर बन जाएगा। ये जो कॉलम है अंडरलाइन लेजर का, ये सिर्फ और सिर्फ कब हमने फिल करना है? जब कोई यहाँ पे लेजर टाइप जो है वो एक्सटेंशन लेजर हो। ठीक है, जब भी ये एक्सटेंशन हाँ लेजर सर। होगा तो हमें उसको यहाँ पे एक लेजर देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे किसी ने 0L दिया हुआ है ना, ये लीडिंग स्टैंडर्ड लेजर है, लेकिन ये M1 जो है ये नॉन लीडिंग स्टैंडर्ड लेजर है। बेशक अंडरलाइन लेजर में लीडिंग नहीं है, नॉन लीडिंग नहीं, और नॉन लीडिंग नहीं है, लीडिंग इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो एक्सटेंशन लेजर नहीं होना चाहिए। एक्सटेंशन लेजर को जो सपोर्ट मिलेगी वो किससे मिलेगी? नॉन लीडिंग स्टैंडर्ड लेजर से या लीडिंग स्टैंडर्ड लेजर से?
तो अंडरलाइंग लेजर जो यस। होता है वो क्या करता है, उसको हेल्प करता है उसकी कैलकुलेशंस वगैरह में और सारा कुछ वैल्यूएशन में। अब देखें एक्सटेंशन लेजर के आगे जो फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, ये जो है ये तीन फर्दर उन्होंने इसकी जो है ना वैल्यूएशन टाइप दे दी। ये पी, एस और वी जो है, पी जो है ये परमुट लाइन एट द टेक्निकल, इसका नाम था एक, एस तो हो गया सिमुलेशन लेजर, एस से होता था ये पहले पहले जो 1909 या बल्कि 1807 से भी जो पहले के वर्जन थे उसके अंदर इन्होंने इसके अलहदा से नाम दिए हुए थे, जिसमें एस जो था वो सिमुलेशन लेजर था और एक, हाँ, पी जो था वो प्रेडिक्शन लेजर था और वी जो है ये इसका नहीं मुझे नाम याद आ रहा, लेकिन बहरहाल पी जो है वो क्या है, प्रेडिक्शन लेजर, एस जो है वो सिमुलेशन लेजर और बी कोई पता नहीं वेरिएबल लेजर या क्या है, और एक स्टैंडर्ड लेजर है। नॉर्मली तो हम स्टैंडर्ड लेजर ही लेते हैं और ये सिमुलेशन लेजर उस वक्त लेते हैं जब आप चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने इसके अंदर लिखा हुआ है डिलीशन पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वो सिमुलेट कर रहा है। सिमुलेट का मतलब क्या होता है, यानी अजम्पशन, मैं आप एक चीज को एज्यूम कर रहे हैं, फर्ज कर रहे हैं कि ये बात ऐसे हो, हालांकि हकीकत में वैसे नहीं है, एक्चुअल ऐसे नहीं है, लेकिन आप एज्यूम कर रहे हैं कि ये बात ऐसी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमुलेट करना, यानी कि सिमुलेशन। पिक्चर बनाना जो कि रियल की तरह हो लेकिन रियल ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, सिमुलेशन। तो ये सिमुलेशन है, इसीलिए इसमें इन्होंने लिखा हुआ है डिलीशन पॉसिबल, लेकिन जब वो एक्चुअल हो जाता तो उसमें फिर डिलीशन पॉसिबल नहीं होती। ये अंडरलाइंग लेजर हो गया। फिर ये हो गया कि उसकी वैल्यूएशन किस तरह करनी है, आपने कोई ग्रुप वैल्यूएशन करनी है, प्रॉफिट सेंटर के ऊपर करनी है या सेगमेंट के ऊपर करनी है। आमतौर पे ये मटेरियल लेजर के हवाले से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। अच्छा, जब मैं ये लेजर तो हो गया, इनको हम बाद में बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये ऊपर वाले तीन जो फोल्डर्स हैं उनमें से एक फोल्डर कौन सा है, करेंसी टाइप, एक है ग्लोबल करेंसी और एक है करेंसी कन्वर्जन सेटिंग फॉर कंपनी कोड। सबसे पहले हम आ जाते हैं करेंसी टाइप के ऊपर। स्क्रीन नजर आ रही ना आपको? हाँ सर। अच्छा, मैंने कहा फिर ये ना हो कि वो डिस्कनेक्शन। अच्छा, मैं उस दिन भी ये बात कर रहा था लेकिन वो मेरे ख्याल से बात बीच में ही रह गई होगी। आपने ये देखे कि ये जो करेंसियां हैं जो 70 और इससे ऊपर है, ये सारी क्या है, ग्रे, यानी कि फील्ड है इनकी सारी। ना मैं किसी को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कोई भी चीज़ सिलेक्ट नहीं हो रही, और ना ही मैं किसी इनको मैं डिलीट कर सकता हूँ, क्योंकि वो कह रहा है कि सिलेक्ट करो, जब सिलेक्ट ही नहीं हो रहा तो फिर डिलीशन नहीं होगी। लेकिन ये जो है Y1 को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, Y7 को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो जब मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ तो डेफिनेटली इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, वो तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो SAP ने ये कहा है, अब ये देखें ये जो करेंसी है ये 09 ये किसी बंदे ने बनाई है ना, क्यों? क्योंकि इसका नाम ही ये बता रहा है कंपनी कोड करेंसी ग्रुप वैल्यूएशन, ये किसी टेस्ट करने वाले यूजर ने बनाई है, ठीक है। ये उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। यहाँ पे SAP ये कहता है कि आपने जो भी नई करेंसी बनानी है वो आपने Y या Z के साथ बनानी है, ठीक है। SAP का एक रूल है कि जो भी न्यू डेवलपमेंट होगी मस्ट स्टार्ट विद Y और Z। आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं SAP की इन्वायरमेंट में, जो भी आपका प्रोजेक्ट हो, बेशक जो करंट प्रोजेक्ट है वो या इसके अलावा कभी जिंदगी में आपको और भी ज्यादा प्रोजेक्ट मिल जाए, आप ये देखिएगा कि वो सारे ट्रांजैक्शन कोड जो Y या Z के साथ शुरू हो रहे हैं वो कौन से हैं, जो वहां पे कंपनी ने खुद से बनाए हैं अपने प्रोग्रामर को कह के, ठीक है। लेकिन उसके यस। अलावा जितने भी ट्रांजैक्शन कोड हैं वो सारे के सारे वो हैं जो कि SAP से जब हम सॉफ्टवेयर लेते हैं तो वो उसके अंदर बिल्ट इन आते हैं। अब और वो उनकी अलहदा से रूल्स हैं, वो नॉन मॉडिफाइएबल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। जो हम खुद से बनाते हैं उनको हम चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए नॉर्मली ये जो SAP की जो करेंसियां हैं, जैसे 00 होगी डॉक्यूमेंट करेंसी, फिर 10 हो गई कंपनी कोड करेंसी, 20 हो गई कंट्रोलिंग एरिया करेंसी, 30 होगी ग्रुप करेंसी, 40 होगी हार्ड करेंसी, 50 इंडेक्स बेस, 60 ग्लोबल कंपनी और कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट करेंसी। ये जो है ना, यानी कि 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये 8 करेंसियां जो हैं
ये स्टैंडर्ड करेंसियां हैं जो कि प्री डिलीवर्ड है एसएपी की तरफ से, बाकी लोगों ने खुद बनाई है, जैसे ये 11 ये किसी और ने बनाई है। अब ये क्यों नहीं मॉडिफाइएबल या डिलीट नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि ये वाई और जेड के साथ नहीं बनी हुई। तो आपने ये नहीं सोचना कि ये स्टैंडर्ड है इसलिए ये मॉडिफाइएबल नहीं हो रही, बल्कि ये क्यों नहीं हो रही, इस वजह से कि वाई और जेड। बनाने वाले को चाहिए था कि वो वाई के साथ बनाता या जेड के साथ बनाता। बहरहाल, अच्छा, अब मैंने उस दिन एक करेंसी बनाई Z5 के नाम से, मैं इसको बना डिलीट कर देता हूँ, दोबारा बना लेते हैं। या दोबारा क्या बनानी, फर्ज करें मैं न्यू एंट्री करूंगा ना, इधर क्या ये वाली न्यू एंट्री जब मैंने करनी है तो यही लाइन आ जाएगी, मैं इधर Z5 लिखूंगा, यहाँ पे मैंने उसका नाम डिस्क्रिप्शन में लिख दिया $, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में भी मैंने यही लिख दिया। फर्ज करें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिख देता हूँ USD, ठीक है। लीगल वैल्यूएशन, यस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आखिरी कॉलम, कि जब ये लिखा हुआ है कंपनी कोड स्पेसिफिक कन्वर्जन, जब मैं इसको यहाँ पे ये टिक कर देता हूँ तो इसका मतलब है कि ये वाली करेंसी जो है Z5 ये कंपनी कोड स्पेसिफिक होगी, इसको जरूर किसी ना किसी कंपनी कोड के अंदर हमने यूज करना है, ठीक है। जब मैं कंपनी ओके। कोड को ये असाइन कर दूंगा तो फिर मुझे ये मेरे ऊपर फर्ज है, ऑब्लिगेशन है कि मैं उसको अपनी लेजर के अंदर अडॉप्ट करूं। अब बात ये है कि ये मैं कैसे अडॉप्ट करूंगा। अब ये देखिए लेफ्ट साइड पे दो चीजें आ रही हैं, एक ग्लोबल करेंसी कन्वर्जन है और एक करेंसी कन्वर्जन सेटिंग फॉर कंपनी कोड है। मींस का सिस्टम ये कह रहा है कि ये जो ऊपर आपने करेंसी डिफाइन की हुई है ये सारी, खा वो Y1 हो, Y1 नहीं बल्कि YE, जैसे ये YE है, ये एक कंपनी कोड नहीं टिक हुआ हुआ ना, इसका मतलब है कि ये ग्लोबल है। दो तरह की करेंसी है ना इस वक्त हमारे सामने, या ग्लोबल होगी या कंपनी कोड स्पेसिफिक होगी। अगर चेक कर देंगे तो कंपनी कोड स्पेसिफिक हो जाएगी, अगर नहीं करेंगे तो फिर कंपनी दूसरी तरफ चली जाएगी। अब एसएपी ये कहता है कि अब आप इसको अपनी कंपनी कोड के लिए यूज करें, इनमें से जो भी चाहते हैं। मैं कहता हूं कि मैंने अपने लिए ये Z5 यूज करनी है, मैं भी कर सकता हूँ, 100 कंपनियां और भी यूज करती हैं, कोई इसके ऊपर मसला नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरी कंपनी के लिए हो। अब मैं इसको अपनी फर्ज करें कंपनी के लिए यूज करता हूँ, ये लेफ्ट साइड पे आ जाता है करेंसी कन्वर्जन सेटिंग फॉर कंपनी कोड्स। अब मुझे यहाँ पे पहले तो मुझे अपना डिस्क्रिप्शन में पोजीशन कर लेते हैं अपना कंपनी B110 जो कि मुझे नहीं मिलेगा। अच्छा मिल गया, क्यों? क्योंकि एक यहाँ पे ग्रुप करेंसी जो है वो सबको बाय डिफॉल्ट असाइन हुई हुई है 30 जो है, ठीक है। और हाँ अच्छा, अब एक चीज याद रखें, एसएपी के अंदर दो तीन तरह की करेंसियां हैं, एक है ग्रुप करेंसी, एक है हार्ड करेंसी और एक है इंडेक्स बेस करेंसी। ये मुझे बताएं इन तीनों में क्या क्या फर्क है और ये कहां पे होती हैं? सर, आइडिया नहीं है कुछ अभी अब देखें लफ्ज करेंसीज ग्रुप, के बारे में। ये जो ग्रुप है इससे मतलब है, इससे कुछ पता चलता है कि ये कोई ऐसी करेंसी है जो सबके लिए ग्रुप है ना। ग्रुप का मतलब क्या होता है, कोई हाँ, सबके लिए कोई चीज ग्रुप। ऐसी है। तो ऐसी हाँ। करेंसी, तो क्या ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि जिस जगह पे हम करेंसी रख दें तो वो करेंसी सबको असाइन हो जाए? एसएपी के अंदर वो कौन सी जगह हो सकती है कि जहां पे मैं करेंसी रखूं तो वो सबको असाइन हो? एसएपी ये कहता है कि जब आप ये लॉगिन करते हैं, फर्ज करें ये मैंने लॉगिन किया, तो ये जो क्लाइंट है सबसे टॉप के ऊपर क्या होता है एसएपी के अंदर? क्लाइंट। और उससे नीचे क्या होता है? कंपनी कोड। तो अगर मैं कोई करेंसी क्लाइंट को असाइन कर दूं तो जितनी भी इस क्लाइंट 400 के अंदर यूजर नेम लॉगिन करके करेंसियां कंपनियां बनाएगा, उसके लिए वो करेंसी क्या होगी? ग्रुप करेंसी होगी। यानी कि आप इसकी डेफिनेशन अगर ये रख लें, करेंसी विच इज असाइंड टू क्लाइंट is called ग्रुप करेंसी।
जो आपके क्लाइंट को असाइन होती है वो जो करेंसी होती है वो क्या होती है, ग्रुप करेंसी होती है। अब ये देखें, अगर ग्रुप आप, करेंसी। अब हम क्लाइंट को देखते हैं कि क्लाइंट को कौन सी करेंसी असाइन है। नया सेशन खोलें, एक ट्रांजैक्शन कोड है, गालबन SCC1 है या SCC4 है। नहीं, SCC1 नहीं है, SCC4 देखते हैं। हाँ, SCC4 जो है ना वो ये बताता है कि आपकी इस मशीन के ऊपर कितने ज्यादा क्लाइंट बने हुए हैं। जाहिर बात है, आपने एक दफा शायद बात की थी कि क्लाइंट क्या चीज होता है। क्लाइंट क्या चीज है? क्लाइंट जो है वो क्या है, एक दफा शायद मैंने आपको समझाया था, बात हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं सर, ये बात नहीं हुई है सर। कि क्लाइंट। ये जो हम लॉग इन करते वक्त आप भी अपने वहां पे जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे अगर लॉग इन करते हैं तो कभी हो सकता है कि क्लाइंट जो है वो 400 है, कभी आप यहाँ पे क्लाइंट 200 दे देते हो, कभी कोई कहता हो नहीं यार वो उस क्लाइंट 100 में जाके काम करते हैं। तो हर इन्वायरमेंट के हम्म। अंदर 2 3 4 5 क्लाइंट होते हैं। कोई टेस्ट क्लाइंट होता है, कोई QA का क्लाइंट होता है, कोई जो है वो प्रैक्टिस सर्वर के लिए होता है, कोई जो है वो इस तरह UAT के लिए होता है। तो मुख्तलिफ किस्म के क्लाइंट होते हैं। तो क्लाइंट का क्या मतलब है? तो एक्चुअली क्या होता है कि वो जो SAP का सर्वर होता है, जो मशीन है, जो हम जिसमें वो हार्ड डिस्कें लगी हुई हैं, प्रोसेसर लगे हुए हैं, रैम्स हैं, उसके अंदर फैन लगे हुए हैं, उसके अंदर और भी बहुत सारी केबल्स लगी हुई हैं। वो जो एक मशीन है उसको हम क्या कहते हैं, सर्वर। वो बहुत कॉस्टली होती है, ठीक है, वो तो लाखों में उसकी प्राइस है ना। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको लें और उसके अंदर सिर्फ एक ही हार्ड डिस्क, वो सारा एक ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर ले। अब आप मुझे ये बताएं, आपका जो लैपटॉप है, जब आप उसके अंदर आपने फर्ज करने के 500 GB के हार्ड डिस्क लगाई है, जब आप उसके अंदर C D E F 4 ड्राइव्स आपने बना ली, अब आप जब माई कंप्यूटर खोलते हैं या दिस कंप्यूटर खोलते हैं या दिस PC को खोलते हैं, आपको सामने 4 ड्राइव्स नजर आ रही है, एक C है, D है, E है, F है। अब आप, कोई सादा सा बंदा हो तो वो कह सकता है ना कि भाई आशु भाई, आपने 4 हार्ड डिस्कें लगाई हुई हैं इसके अंदर। क्यों? क्योंकि उसको तो हाँ 4 नजर आ रही है ना। हाँ सर, आप बोल सकते। आप उसको कहेंगे नहीं भाई मैंने 4 नहीं लगाई, मैंने लगाई एक ही है, लेकिन मैंने उसको वर्चुअली डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, वर्चुअली डिवाइड किया ना, फिजिकली तो डिवाइड नहीं किया। ऐसा तो नहीं किया थोड़े हाँ से सर। तोड़ के, तो नहीं उसको 2 या 4 हिस्से किए ना, वर्चुअली डिवाइड किया। हम्म। वर्चुअल क्या होता है? जो नजर नहीं आती। नजर तो नहीं आ रही थी जब डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, आप उसको छू तो नहीं सकते थे। तो जो वर्चुअल डिवीजन हाँ होती सर। है, virtual division of server जो होता है is called client। ठीक है, फिजिकल सर्वर बहुत बड़ा सर्वर है, उसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन बनाया उन्होंने सॉफ्टवेयर करके, उसको कह दिया कि इसके अंदर जो बंदा लॉगिन करेगा ना वो डेवलपमेंट सर्वर होगा, और उसका नाम उन्होंने फर्ज कर रख दिया 100। एक उन्होंने बना लिया जी, फर्ज करें कि 120 क्लाइंट। उन्होंने कहा कि जो 120 क्लाइंट के अंदर लॉगिन करेगा ना वो सिर्फ प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, एक उन्होंने कहा कि जो 200 है उसके अंदर क्वालिटी एश्योरेंस होगी, उसके अंदर टेस्ट इन्वायरमेंट बनाए जाएंगे, देखा जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि जो 300 है वो हमारा क्या होगा, एक्चुअल प्रोडक्शन सर्वर होगा। मीन्स के वो सर्वर तो एक ही है, बीच में उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की उसकी डिवीजन की हुई है। वर्चुअल डिवीजन ऑफ हार्डवेयर जो है इज कॉल्ड क्लाइंट। ठीक हो गया बात? अब हम जब ये क्लाइंट बना रहे हैं, 100 यस। बनाया, 200 बनाया, 300 बनाया, 400 बनाया, कोई भी जब हम उसको बनाते हैं तो उसको देखने के लिए ट्रांजैक्शन कोड कौन सा है, यहाँ से मैं ट्रांजैक्शन कोड ऑन कर एस लेता हूँ, एस सी SCC4। सी। इस वक्त हम कौन से क्लाइंट पे काम कर रहे हैं, 400 पे। ये, इसको मैं अगर डबल क्लिक करूं तो आप ये देखें ये सारी उसकी डिटेल्स आ गई है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये करेंसी US डॉलर असाइन हुई है,
तो इस जगह पे जो भी करेंसी असाइन होगी वो कौन सी करेंसी होगी? ग्लोबल करेंसी, ठीक है, हाँ ग्रुप करेंसी, ठीक है। द करेंसी विच हाँ इज असाइंड टू अ क्लाइंट इज कॉल्ड अ ग्रुप करेंसी। ग्रुप ये करेंसी। बाकी स्क्रीन में बाकी क्लाइंट की डिटेल्स हैं कि उसके अंदर वो रिक्वेस्ट जनरेट होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट या ना हो, ये सारी डिटेल्स उसके मतलब के बारे में, ये एक अलग इशू है। लेकिन हम जहाँ तक करेंसी की बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि हमारे पास 3 ऐसी करेंसीज के नाम आए हैं जो कि हमने इससे पहले नहीं सुने। वो कौन कौन से हैं? एक ग्रुप करेंसी है, एक हार्ड करेंसी है और एक इंडेक्स बेस्ड करेंसी है। तो ग्रुप करेंसी का हमें पता चल गया कि वो कौन सी करेंसी है, विच इज असाइंड टू द क्लाइंट। ठीक है, अब हार्ड करेंसी कहाँ पे असाइन हुई होती है और इंडेक्स बेस्ड करेंसी कहाँ पे आती है, इनके बारे में कोई अंदाजा है आपको? नहीं सर। अच्छा, ग्रुप करेंसी का तो ये मतलब हो गया कि ये जो जो हमारा क्लाइंट है 400, इस पे अगर कोई लॉग इन करता है तो अगर वो कोई कंपनी बनाता है इंडिया की तब भी उसको यूएस डॉलर ही ग्रुप करेंसी रहेगी। अगर वो कोई कंपनी बनाता है पाकिस्तान की तब भी उसको ग्रुप करेंसी यूएस डॉलर ही रहेगी। अगर कोई अमेरिका की कंपनी बनाता है तब भी उसको यूएस डॉलर रहेगी। और अगर कोई फर्ज कर लें कि वो यूके में कोई कंपनी बनाता है कंट्री कोड यूके के साथ जीबी के साथ, तब भी उसको ग्रुप करेंसी यूएस डॉलर ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ग्रुप करेंसी का मतलब है द करेंसी विच इज असाइंड टू द क्लाइंट इज कॉल्ड अ ग्रुप करेंसी। लेकिन ये जो दो करेंसियां हैं, हार्ड करेंसी और इंडेक्स बेस्ड करेंसी, ये बोथ करेंसी जो हैं ये कहाँ पे आती हैं? ये एक ही जगह पे डिफाइन हो जाती है। करेंसी विच इज असाइंड टू कंट्री कोड, जो कंट्री कोड को करेंसी असाइन होती है ना, वो कौन सी होती है? हार्ड करेंसी और इंडेक्स बेस्ड करेंसी। अब हम जरा कंट्री कोड को देखते हैं कि वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। हमने पिछले दिनों एक दफा हमने बात की थी इसकी कैलेंडर की। कैलेंडर में के लिए हम कहाँ पे हाँ गए? अब वेब प्लेटफॉर्म के अंदर, फिर जर्नल सेटिंग में, और फिर कंट्रीज में। अब हम जाएंगे सेट कंट्रीज। और आपको याद होगा कि हमने एक इस सेट कैलेंडर कंट्री स्पेसिफिक। में बात की थी कुछ कि वो जो बैंक के कोड वगैरह जो हैं और ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमने अगर देखनी हो तो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये जो सेटिंग है ये तो दूसरी होगी ना, अकाउंट से रिलेटेड। हाँ सर। लेकिन अगर इसको गौर से देखें तो कंट्री से रिलेटेड 3 है: डिफाइन कंट्री, डिफाइन कंट्री रीजन और सेट कंट्री स्पेसिफिक सेटिंग। पहला वाला देखते हैं कि डिफाइन कंट्री और रीजन, इसमें क्या है। इसमें अगर आप IN को देखें, इसको डबल क्लिक करें तो आप ये देखेंगे कि ये देखिए ये करेंसी कौन सी आ रही है, ये लिखा हुआ है इंडेक्स। इंडेक्स बेस्ड करेंसी। और ये वाली जो करेंसी किसी ने असाइन की हुई है हार्ड करेंसी। यहाँ पे दो लफ्ज लिखे हैं, एक हार्ड करेंसी है और एक इंडेक्स बेस्ड करेंसी है। ये जरूरी नहीं है कि ये आप चेंज भी कर सकते हैं। फर्ज करें मैं कहता हूँ इंडेक्स बेस्ड करेंसी मुझे यूरो नहीं चाहिए, मुझे INR ही चाहिए, तो मैं उसको INR कर दूंगा। मैं कहता हूँ हार्ड करेंसी चलें ठीक है जी, US डॉलर ठीक है, या US डॉलर भी नहीं चाहिए, मुझे GBP चाहिए, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है वो मुझे चाहिए। तो इससे ये पता चला कि हार्ड करेंसी और इंडेक्स बेस्ड करेंसी कहाँ पे होती है? कंपनी कोड। नो, कंट्री कोड के ऊपर। कंट्री कोड, हाँ सर। हाँ, कंट्री कोड। मैंने समझा शायद आप कह रहे हैं कंट्री कंपनी कोड। कंट्री कोड को जो करेंसियां साइन होती हैं वो कौन सी होती हैं? हार्ड और और इंडेक्स इंडेक्स बेस्ड करेंसी। इंडेक्स बेस्ड करेंसी होती है। और ग्रुप करेंसी कहाँ पे होती है? वो क्लाइंट बेस्ड होती है, वो क्लाइंट को क्लाइंट क्लाइंट लेवल पे असाइन होती है। तो अब SAP, अब हम इधर आ जाते हैं दोबारा। तो नॉर्मली ग्रुप करेंसी जो होती है ना बाय डिफॉल्ट सबको असाइन होती है। इसीलिए देखें जहाँ पे भी ग्रुप करेंसी लिखा हुआ है उसके सामने US डॉलर लिखा हुआ है और नॉन मॉडिफाइएबल है। इसको आप मॉडिफाई यहाँ से नहीं कर सकते। अगर करना भी है तो आपको क्लाइंट पे जाके मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब
हमारी जो कंपनी है उसको सिर्फ एक करेंसी असाइन हुई है, लेकिन हमने एक और भी असाइन करनी का है जो कि Z5 है। हम क्या करेंगे, न्यू एंट्री करते हैं, कंपनी कोड हमारा B110, करेंसी। अब यहाँ पे हमने अपनी करेंसी चूज करनी है। करेंसी हमने कौन सी बनाई हुई है, Z5, ये वाली $। और यहाँ पे वो कह रहा है कि इसको कौन सा करेंसी एक्चुअल असाइन करनी है। तो हम कहते हैं भाई इसको जो USD जो है ना करेंसी, वो इसको असाइन कर दो। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन सा सोर्स करेंसी हो जिसको आपने $। में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर आप इसको खोलें तो ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगी आपको, थोड़ी सी मिले आएंगी। नॉर्मली जो पहली 4, 5, 6 होती है ना, वो ही इस बारे में इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, सोर्स करेंसी टाइप, मैं कहता हूं कि डॉक्यूमेंट करेंसी जो है उसको तुम $। के अंदर कन्वर्ट कर लो, तो फिर मुझे 00 लेना है। मैं कहता हूं मेरी कंपनी कोड की जो करेंसी होगी उसको $। में कन्वर्ट कर लो, तो फिर मैं 10 ले लूंगा। ग्रुप करेंसी तो पहले $। है ना, तो ये तो लेनी ही नहीं चाहिए, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह 20 में आ गया, फिर 30 में आ गया ग्रुप करेंसी, 40 में हार्ड करेंसी, इंडेक्स बेस। तो बेहतर ये है कि मैं या कंपनी कोड ले लूँ या डॉक्यूमेंट ले लूँ। डॉक्यूमेंट की जो भी करेंसी होगी मैं उसको कहता हूँ कि उसको किस में कन्वर्ट कर दो, इस करेंसी के अंदर जो USD। मैंने नई बनाई हुई है। तो ये वाला जो होगा ये मेरा सोर्स करेंसी है। अब अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो अब आप देखिएगा कि जब ये कॉलम फिल होते हैं, अब आपको थोड़ी सी समझ आएगी कि डॉक्यूमेंट करेंसी को कन्वर्ट करना है सिस्टम ने $। के अंदर, जो कि इस करेंसी टाइप के अंदर एक्चुअली जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, ये वाले 3 कैरेक्टर जो करेंसी की असाइन होती है जिसको। और वो कहता है कि जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये बताएं कि कौन सा एक्सचेंज रेट असाइन करना है। तो शायद हमने एक दफा बात की थी कि सबसे जो बेहतर है वो P भी है और एक M M। को हम जो है ना वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। M का हो गया, M दबा लेते हैं, ये आ गया। और कहता है कि किस कौन कौन सी डेट को ट्रांसलेट करना है। तो हम कहते हैं या डॉक्यूमेंट डेट या पोस्टिंग डेट या ट्रांसलेशन डेट। डॉक्यूमेंट डेट ले लेंगे तो ठीक है, पोस्टिंग डेट भी ले सकते हैं कि जो पोस्टिंग डेट होगी उसी की डेट के अंदर ट्रांसलेट करें। और ये भी हो सकता है कि ट्रांसलेशन डेट का मतलब होता है कि जिस दिन भी आप ट्रांसलेशन का प्रोग्राम चलाएं उस दिन कोई करें, तो ये आपकी मर्जी है। पोस्टिंग डेट ले लें, डॉक्यूमेंट डेट ले लें, वो चले हम पोस्टिंग डेट ले लें। और रियल टाइम कन्वर्जन होगी। अब देखें ये वाली जो नई करेंसी है Z5, मैंने क्या कर दिया, अपनी कंपनी कोड को साइन कर दिया ना। अब जब मैं इस ये लेजर्स मैं नीचे जो है अपनी कंपनी को असाइन करूंगा, 1 करूं, 2 करूं, 3 करूं, 4 करूं, मुझे ये वाली Z5 वाली जो करेंसी है सारे लेजर्स के अंदर इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी कोई करेंसी है आप अपने कंपनी कोड को असाइन कर देते हैं तो फिर वो करेंसी आपको लेजर्स के अंदर यूज करनी पड़ती है। अब हम जरा इसको भी देख लेते हैं कि ये जो ग्लोबल करेंसी कन्वर्जन सेटिंग है इसके अंदर क्या चीज पड़ी हुई है। ये भी जरा सेव हो। सर अभी हमने सिलेक्ट हाँ जी, अभी सिलेक्ट किया ट्रांजैक्शन डेटा टाइप्स। तो सर इसमें मतलब ये पोस्टिंग डेट के बेसिस पे कन्वर्जन करेगा सर करेंसी का। ये ट्रांसलेशन डेट टाइप, ट्रांस डाटा नहीं है, डेट है। यानी कि हाँ हाँ सर डेट। हाँ, ये वो पूछ रहा है कि कौन सी डेट को मैं कंसिडर करूं ट्रांसलेशन करने के लिए। पोस्टिंग डेट को करूं, ट्रांसलेशन डेट को करूं या डॉक्यूमेंट डेट को करूं। तो हमने कहा तुम पोस्टिंग डेट को कर लो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है SAP के अंदर वो पोस्टिंग डेट ही इंपॉर्टेंट है। उस डेट के रेट के हिसाब से सर ये कन्वर्जन होगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सर
सर एक चीज और पूछे थे, रियल टाइम कन्वर्जन क्या चीज होती है सर? ये रियल टाइम बेसिस पे वर्किंग होगी, रियल मतलब टाइम का जीएल? मतलब होता है कि जब भी रेट चेंज हो रहे होंगे तो उस डेट के मुताबिक वो उसकी पोस्टिंग कर रहा होगा। मीन्स के आपको गेन और लॉस जो है, जिसको कहते हैं ना कन्वर्जन रेट के ऊपर, जो बाज़ औक़ात आपको प्रॉफिट हो जाता है, बाज़ औक़ात आपको लॉस हो जाता है, वो भी सिस्टम जो है हाँ साथ सर। साथ कैलकुलेट करेगा। अगर आप रियल टाइम कन्वर्जन का चेक नहीं करते ना, तो आपके मंथ एंड के ऊपर वो आपको वो गेन और लॉस कैलकुलेट नहीं करेगा। नॉर्मल क्लोजिंग कर देगा, लेकिन जब तक वो आप गेन और लॉस का प्रोग्राम नहीं चलाएंगे, वो आपको नहीं बताएगा कि जी आप गेन में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं। उसी के बेस पे सिस्टम बाज़ औक़ात अक्रूवल और डेफरल की एंट्रियां जो है ना, वो भी सिस्टम में करता है। तो ये जो है ना, ये ज़रूरी है कि आप रियल टाइम कन्वर्जन को ऑन रखें। इसी को कहते हैं पैरेलल करेंसी जो है ना, असाइनमेंट जिसको हम कहते हैं एसएपी के अंदर। हमने पैरेलल करेंसी जो है वो अपने कंपनी कोड को असाइन कर दी और उसके ऊपर अब हम काम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ग्लोबल करेंसी कन्वर्जन सेटिंग के अंदर क्या है। हमने जब करेंसी टाइप में गए तो हमने कितनी करेंसियां बनाई? 2 तरह की करेंसीज हमने देखी ये करेंसी टाइप के अंदर। या तो करेंसियां ये सारी जो हैं ये लोकल हैं ना, या तो ये करेंसी सारी की सारी कंपनी कोड स्पेसिफिक हैं, या उसमें से कुछ जो हैं वो ग्लोबल हैं। मीन्स कि अगर यहाँ पे ये कंपनी कोड स्पेसिफिक चेक नहीं हुआ हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो करेंसी ग्लोबल है। ग्लोबल है। ठीक है। हाँ सर। तो अब हम देखते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि जो कंपनी कोड स्पेसिफिक है वो हमने कंपनी कोड को असाइन कर दी। जो नहीं की उसके बारे में देखते हैं वो क्या कर रहा है कि ग्लोबल करेंसी कन्वर्जन सेटिंग में क्या है। तो एसएपी ये कहता है कि जो ग्लोबल है वो आप चाहे तो उनको भी यहाँ पे ला सकते हैं। मसलन मैं अगर यहाँ पे एक ग्लोबल करेंसी भी डिफाइन कर दूं करेंसी टाइप के अंदर, एक ग्लोबल कर लेते हैं, एक जो है ना वो लोकल कर लेते हैं। ये हमने Z5 किया हुआ है ना, एक Z6 भी कर लेते हैं। चलिए Z6 और ये हम कर लेते हैं, फर्स्ट कर लें कि जी ग्रेट ब्रिटेन पौंड में कर लेते हैं, जीबी पाउंड। और इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी हम यही कर लेते हैं, जीबी पाउंड। और सब वैल्यू को छोड़ें बस, इसको हम कंपनी कोड स्पेसिफिक नहीं करते। ये हमने इसको, ये लेजर के अंदर एक ऐसी कोई गलती है, किसी बंदे ने कुछ किया है कि ये डाटा पता नहीं सेव नहीं कर रहा सही। अगर आप इसकी सेविंग की स्क्रीन को खोलें और उसके अंदर सारी की सारी अगर वार्निंग्स हो या ग्रीन सिग्नल हो फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन एक भी अगर रेड आ जाए ना, वो डाटा आपका सेव नहीं करता। ओके सर। अभी मैंने 2 दफ़ा उसको देखा है, अब मैं उसको ज़रा डिटेल से देख लेते हैं कि वो एरर है क्या। वो तो मेरे ख्याल से हर बंदे को डिस्टर्ब कर रहा होगा यहाँ पे। सर ये जो डिस्टर्ब करने वाला है, हाँ, वो किस लेवल पे टेबल में मतलब चेंजेस कर रहा, मतलब किस लेवल पे चेंजेस हो रहा है सर, अभी जिस तो वजह से एरर? अभी देखें, अभी वो स्क्रीन सामने आए ना, फिर देखते हैं इसको कि वो एरर है क्या। वो भी कुछ इसी तरह का एरर आ रहा था, पता नहीं FINS तो इससे इसी तरह का एरर था कि इसका जो टेबल है लेजर का उसके अंदर कोई ना एरर है। ये देखें, ये सबसे ऊपर ये देखें ना, ये रेड है, रेड नहीं होना हाँ चाहिए इसको। और AC डॉक एक FIN, कोई इसके बारे में सिस्टम ने डिटेल नहीं दी, या तो किसी ने कुछ चीज डिलीट की है। चलें अभी देखते हैं कि ये ग्लोबल करेंसी में Z6 आता है कि नहीं। मैं यहाँ पे न्यू एंट्री करता हूँ। आ गया करेंसी, हम इसको यहाँ पे उसी तरह साइन कर देते हैं GBP, और सोर्स करेंसी हम बता देते हैं कि कौन से ही
जी से कन्वर्ट करें इसको, हम कहते हैं डॉक्यूमेंट करेंसी। चलो जी कंपनी कोड करेंसी का लेते हैं, पहले हमने डॉक्यूमेंट दी थी। हाँ एक्सचेंज रेट टाइप है और ट्रांसलेशन डेट टाइप जो है वो हम चले आप ट्रांसलेशन देख लें। ये दो करेंसियां हमने बना ली, एक Z5 के नाम से और एक Z6 के नाम से। एक Z6 ये होगी हमारी, ये वाली जो है ये हमारी क्या ग्लोबल है और ये हमारी कंपनी कोड स्पेसिफिक। ये हमारी मर्जी है कि इसको हम यूज करें या ना करें। ये जो है Z6 इसलिए क्योंकि ये हमारी कंपनी कोड को साइन नहीं है ना। हम चाहें तो हाँ इसको हम अपने लेजर में यूज कर लें, अगर चाहें तो लेजर में यूज ना करें, ये कोई ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा चलें ये तो आएगी ना। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि हमने अपनी कंपनी कोड को किसी कंपनी कोड से कॉपी करके बनाया था, गालबन 000 हाँ से सर। बनाया होगा ये जिससे भी। अब हमें ये बिल्कुल नहीं पता कि हमारी कंपनी कोड को इस वक्त अदर देन लीडिंग लेजर कितने लेजर असाइन है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत हाँ जरूरी सर। है कि हमें पता हो कि क्या है। इसके लिए आप एक ट्रांजैक्शन कोड है, ये मैंने यहाँ पे फेवरेट्स में भी सेव किया हुआ है, ये वाला FINS_CUST_CONS_CHK_P। ये अगर मैं इस टी कोड को चलाऊं और इसको मैं दे देता हूं कंपनी कोड B110 और लेजर को कुछ भी नहीं देता, मैं कहता हूं कि सारे लेजर लेके आओ, तो ये देखें ये मुझे बता रहा है कि एक 0L असाइन है, एक GI असाइन है इसको, और वो ये भी कह रहा है कि करेंसी कन्वर्जन एरर आ रहा है 50 का। और ये दोनों 50 जो है ना करेंसी, ये कोई उसके अंदर एक्स्ट्रा है जो कि इनके अंदर ग्लोबली मिसिंग है। यू हैव सेट इंडिकेटर पैरेलल अकाउंटिंग बाय GL, वो कह रहा है पैरेलल अकाउंटिंग का भी है। तो हमें पता चल गया कि हमारे दो जो है ना लेजर असाइन हुए हैं, एक लीडिंग 0L और एक GI। ये वाला हम GI को देखते हैं कि, और 0L को भी देख लेते हैं कि ये 50 का क्या मसला चल रहा है इसके साथ। अच्छा अब हम आ जाते हैं इधर लेजर्स में, करेंसी तक ये तीनों जो है ऊपर वाली बात सारी क्लियर होगी आपको। करेंसी हाँ हाँ सर, वो टाइप, क्लियर होगी। ग्लोबल करेंसी और करेंसी कन्वर्जन फॉर कंपनी कोड। अब हम लेजर में आ जाते हैं। हाँ लेजर सर। में पहले हम 0L को सिलेक्ट करके लेफ्ट साइड पे ये कंपनी कोड सेटिंग को डबल क्लिक करते हैं, तो 0L को जितनी भी कंपनियां साइन हुई हुई हैं वो सारी की सारी आ जाएगी। फिर उसमें से देख लेंगे कि हमारी कंपनी को जो वो जो करेंसी कोड 50 का एरर है वो क्या है, वो देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या मसला चल रहा है। सर अभी हमने ग्लोबल करेंसी सेट की है, हाँ जी, एक डिजाइन डिफाइन किए, तो सर इसका मतलब कि ये कंपनी मतलब किस लेवल पे सेट करती है सर? अभी जिसको इसको तो कंपनी कोड के साथ असाइन भी कर दिया गया नहीं सर। नहीं, ग्लोबल को तो हमने कोई कंपनी कोड नहीं असाइन किया। Z6 जो है उसको तो हमने कुछ अच्छा भी नहीं हाँ किया। हाँ। अभी आप एक मिनट के लिए देखें, ये जरा मैं यहाँ से अपनी कंपनी को पोजीशन कर लूँ। अच्छा ओके सर, डिफाइंड किया है ओनली ग्लोबल करेंसी, हाँ इसको कंपनी कोड के साथ असाइन नहीं की। असाइन नहीं किया, लेकिन वो जो Z5 है जिसको हमने क्रिएट करके फिर यहाँ पे अपनी कंपनी कोड को साइन किया है, हाँ हाँ लेकिन अभी हाँ हमने हाँ ठीक। लेजर्स के अंदर नहीं यूज किया। हम जब तक लेजर के हम्म। अंदर यूज नहीं करेंगे वो हमारी कंपनी के किसी काम की भी नहीं है। ये आ गया ना, ये देखें वो कह रहा है कि ये 50 नंबर करेंसी तो हमने असाइन ही नहीं की। ये 30 नंबर हमने क्या करनी है, ये 50 नंबर है क्या, 50 और 30 जो है, 50 क्या है, 50 तो नहीं है, 30 क्या है, ग्रुप करेंसी हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसको वैसे भी अगर आप डबल क्लिक करें तो इधर से भी आप आके देख सकते हैं कि
ये भी एक तरीका है कि आप यहाँ से ही सारा मॉडिफाई कर लें, इधर ही नए नए करेंसी डाल लें, या फिर अपनी करेंसी को डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आके देख लेते हैं फिर। आमतौर पे प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट के अंदर ज्यादातर कंपनी कोड्स को एक ही लेजर असाइन हुआ होता है और उसके अंदर एक या दो करेंसियां, दो भी नहीं होती, एक ही करेंसी होती है। अब ये देखें, ये B110 आ गया ना ऊपर, एक तो ये हाँ सर। पैरेलल अकाउंटिंग यूजिंग GL, इसको खत्म कर देते हैं। अच्छा ये देखें, हमें 50 नहीं चाहिए, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें ना, ये यहाँ पे, बल्कि इसको हटा देते हैं। और ये 30 को भी हटा दें। वो कह रहा है वाकई आप डिलीट करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ हाँ। उसने ये दोनों कर दी। अब हम यहाँ पे करेंसी दो जो हमने नई बनाई है वो असाइन करेंगे। एक हम असाइन करेंगे Z5 और एक Z6। ये देखें Z5 भी आ रही है और Z6 भी आ रही है। Z5 क्यों आ रही है? क्योंकि ये कंपनी का, हमारी कंपनी कोड की है। और Z6 क्यों आ रही है? क्योंकि हमने इसको एज अ ग्लोबल डिक्लेयर किया हुआ है। तो हम Z5 ले लेते हैं और इधर हम Z6 ले लेते हैं। Z6 कोई तो जरूरी सर नहीं एक है। जी बोले। अगर सर एक एक करेंसी डिफाइन करते हैं जिसको कंपनी कोड के साथ असाइन नहीं करते सर, हाँ ग्लोबली ना डिफाइन करके सिर्फ करेंसी डिफाइन करते और उसको कंपनी कोड को असाइन नहीं करते, तब ये यहाँ पे नहीं आती। फिर नहीं आती, फिर नहीं आती। अच्छा फिर, हाँ अच्छा ग्लोबली है, ग्लोबली डिजाइन की, इसलिए ये करेंसी एक Z6 आ रही है। आ रही है, बिल्कुल। देखिए अच्छा ये जो करेंसी है ना, टाइप, इसके अंदर क्रिएट करने से वो विजिबल नहीं होगी। यहाँ पे क्रिएट हाँ करने के सर। बाद आप पे लाजम है या उसको इस पॉकेट में रखें या इस पॉकेट में रखें, तब वो नजर जी आएगी। जी। अगर आप इधर ही बना के छोड़ देते हैं ना, ना इस पॉकेट में लेके जाते हैं ना इस वाली पॉकेट में, यानी कि ना ही वो ग्लोबल करेंसी में लेके जाते हैं ना ही कंपनी कोड में, फिर वो नजर नहीं आएगी। नजर कब आएगी? जब आप बनाने जब के असाइन, बाद इन दोनों में से किसी एक में डालेंगे, तब वो नजर हाँ। आएगी। और ये सर पैरेलल अकाउंटिंग यूजिंग GL अकाउंट, सर ये क्यों होता है? अभी अनटिक कर दी। ये इसलिए होता है, वो मेरे ख्याल से ये जब आप पुराना सिस्टम से माइग्रेट होते हैं ना, तो वहां पे फर्ज करें वो ECC था या R3 पुराना चल रहा था और उसके ऊपर भी कोई, क्योंकि S/4HANA जो है ना, वो तो उसके अंदर जो है ना वो मल्टीपल करेंसीज को सपोर्ट करता है ना। पहले वाली में अगर फर्ज करें नहीं करता और यहाँ पे आप मल्टीपल करेंसीज को आपने असाइन कर दिया, अब आप चाहते हैं कि वो पुराना सिस्टम जो है वो भी उसके साथ साथ इन लाइन रहे, तो उस सूरत में पैरेलल अकाउंटिंग यूजिंग GL अकाउंट्स को आप टिक कर देते हैं। लेकिन वो चूंकि मेरे ख्याल से हमें जरूरत नहीं है, हमारा तो है ही वो जिसको हम कहते हैं ना ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन है ना हमारी। दो तरह की हाँ इम्प्लीमेंटेशन होती है ना, एक ग्रीन फील्ड है, एक ब्राउन फील्ड है। हम तो ग्रीन फील्ड यानी कि स्क्रैच से कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं होगी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारा क्या था? B110। और नहीं सॉरी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमने लिखे थे ये वाले दो, B110 IFRS और B111। तो हम यहाँ पे B110 ले लेते हैं। B110 IFRS। भाई पानी लेके आओ एक गिलास। अच्छा ये हो गया हमारा एक लेक्चर। अब हम इससे चाहें तो, अच्छा ये, अच्छा अकाउंटिंग, एक बात आपने याद रखनी है, कभी कभी ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है, ये जो है ये कितने लेवल पे असाइन हो सकता है। अभी हमने किस लेवल पे असाइन किया? कंपनी कोड जन लेवल पे कम। अपने लेजर को असाइन किया। हम्म, तीन, इसके ना तीन लेवल हैं कि आप तीन लेवल में से किसी एक लेवल पे जाके या सारे लेवल्स पे जाके असाइन कर सकते हैं। एक ये है कि मैं ये लेजर में आऊं, ठीक है, और मेरा जो ये लीडिंग लेजर है या कोई भी लेजर है, मैं उसको इधर राइट साइड पे आप देखें यहाँ पे असाइन कर दूं B110।
लेकिन इसके साथ फिर क्या मसला हो जाएगा कि इसके अंदर फर्ज करो 0L के अंदर 60 कंपनियां हैं ना या 100 कंपनियां हैं, ये उन सबको डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, तो नॉर्मली ये ओके सर। रिकमेंडेड नहीं है कि ये आप यहाँ पे असाइन करें। लेजर लेवल पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल असाइन करना ये इतना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, खास तौर पे जब आप टेस्ट इन्वायरमेंट के अंदर काम करें। एक तो ये ना कि आप अपने पर्सनल सर्वर पे काम कर रहे हैं, आपको पता है आपकी 2 ही कंपनियां हैं, 3 ही कंपनियां हैं, फिर तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हज़ारा कंपनियां लोगों ने बनाई हुई हैं, तो अगर आप लेजर लेवल, इस वक्त ये कौन सा लेवल है 0L, तो 0L को अगर आप यहाँ पे एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल असाइन कर देते हैं तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जितनी भी कंपनियां हैं उन सबको वो असाइन हो जाएगा। तो क्या पता किस कंपनी ने कौन से रूल्स के तहत काम करना हो, तो इसलिए आप लेजर लेवल पे रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन एसएपी आपको ऑप्शन देता है कि आप लेजर लेवल पे करेंसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल असाइन कर दें। दूसरा लेवल कौन सा है, आप कंपनी कोड लेवल के ऊपर आ जाए। आपने 0L खोला और उसके अंदर से अपनी ये वाली कंपनी कोड ले लिया, अब आप यहाँ पे इसको असाइन कर दें। उसका फायदा ये होगा कि ये जितनी भी यानी कि कंपनी के अंदर है वो सबको असाइन हो जाएगा। तीसरा ये है कि आप यहाँ पे ना करें, आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर आ जाएं। यहाँ पे आपका ये है कि अब आप मल्टीपल लेजर्स को असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अकाउंटिंग रूल्स हैं, मैं ये सारे मिटा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैंने सिर्फ एक रूल असाइन करना है और वो है B11C। ठीक है, ये मेरी एक कंपनी, एक लेजर की कंपनी कोड के साथ सेटिंग जो है वो मुकम्मल होगी। अब हमने जो रिपोर्ट चलाई थी ये वाली, उसमें और कौन सा लेजर आ रहा था हमारा, जी आई सर। GI। GI के साथ भी वो कह रहा है कि कंपनी करेंसी जो है ना वो 50 मिसिंग आ रही है। चलें जी, हम उसको भी देख लेते हैं। दोबारा हम लेजर में जाते हैं, यहाँ से हम लेजर देख रहे हैं GI, ये आ गया GI। अच्छा, GI जो है वो एक एक्सटेंशन लेजर है। ठीक हो गया, एक्सटेंशन लेजर ये आ गया। इसमें से हम कंपनी कोड अपना ले लेंगे। इसका मतलब है कि हमारी कंपनी को एक लीडिंग लेजर और एक एक्सटेंशन लेजर है, कोई नॉन लीडिंग नहीं है। तो एक हम नॉन लीडिंग भी असाइन कर लेते हैं, ताकि वो हमें फिर ना वैल्यूएशन और रिपोर्टिंग और उसके अंदर जो है ना वो हमें हेल्प करेगा देखने के लिए। ये GI, इसमें भी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो हम B11C। अब आप ये देखेंगे इसमें 50 और 30 करेंसी आई हुई है, जो बिल्कुल हमें ज़रूरत नहीं है। बल्कि हम ये करते हैं, इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं जब हम दोबारा इनहेरिट करेंगे ना इसके अंदर, क्योंकि ये सारा नॉन मॉडिफाइबल है, इसलिए ये हमें ये नहीं करने देगा मॉडिफाई। से अगर इसको मैं एक्सपेंड करूँ, नहीं, हमें ये नहीं करने देगा। हम थोड़ा सा पीछे आते हैं और हम
B110, इसको सेलेक्ट करके इसको हम डिलीट कर देते हैं। और एक नॉन लीडिंग लेजर हम ले लेते हैं, वो हम अपनी कंपनी कोड को असाइन करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड लेजर, ना कि एक्सटेंशन। अच्छा अच्छा, ये डिलीट हो गया। अब हम दोबारा लेजर्स में आते हैं, बैक पे। ये अच्छा, ये याद रखें कि जब हम एसेट अकाउंटिंग में जाएंगे तो जितनी करेंसियां हमने असाइन की हुई हैं प्लस जितने हमने लेजर असाइन किए हुए हैं, उतने हमने डेप्रिसिएशन एरियाज बनाने हैं। एक मिनट, अब आप देख रहे हैं ये नॉन लीडिंग है ना, ये वन आप यही ले लेते हैं, इसमें अपनी जो है ना वो कंपनी को असाइन करते हैं। हम करते हैं न्यू एंट्री B110। तो ये देखिए, जब हमने B110 किया ना, उसने खुद ही Z5 और Z6 दोनों को ले लिया। अब हम इसको एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी असाइन कर देते हैं, जो कि B110, और एक हम एक्सटेंशन लेजर ले लेते हैं बस। लेजर में आएंगे दोबारा, एक्सटेंशन लेजर ये हम ले लेते हैं DZ। अच्छा, हमारे पास कौन सा हो गया, एक लेजर हो गया A1 आ गया, ये G1 तो खत्म हो गया। और एक्सटेंशन लेजर कौन सा है, एक ये ले लेते हैं DZ। DZ के अंदर हम गए, और न्यू एंट्री करते हैं। B110 कंपनी कोड जो ही हम लिखेंगे तो वो उससे सारी वैल्यूज को अडॉप्ट कर लेते हैं। ये इसने DIAS कहाँ से ले लिया? अच्छा, वो मेरे ख्याल से लेजर को बाहर असाइन हुआ है, वो सही कर देते हैं। B110, चलो ये इधर ये हो गया। DZ, ये जो DZ है, देखते हैं इसको तो नहीं कोई लेजर असाइन हुआ है इधर बाहर। ये देखिए, ये असाइन हुआ, ये यही तो गलत बात है ना। यहाँ पे कर देंगे तो क्या होगा, वो सारी कंपनी को असाइन हो जाएगा, हालांकि हम इसको असाइन नहीं करना चाह रहे। तो एक हमारा हो गया DZ और एक हो गया 0L। ठीक हो गया। ये हमारा कौन सा, ये एक्सटेंशन लेजर हो गया, और ये नॉन लीडिंग। चलेंगे, अब हम इसको सेव कर देते हैं। लेजर की यहाँ तक बताएं, कोई समझ आई आपको? सर एक क्वेश्चन था कि अभी हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो डिफाइन किए थे सर, एक IFRS डिफाइन करा था और GAAP गैप। तो सर इनका, हाँ, इनका क्या यूज हो रहा है सर? मतलब अभी तो हमने दो जगह IFRS यूज किया है। अभी हमने सब सारे जितने भी हमारे लेजर्स हैं उनको एक ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है ना वो असाइन कर दिया। हमने दो किए ही, हमने कहा कि एक ही ठीक है फिलहाल। IFRS करें या गैप करें या कोई भी करें, या दो कर लें या तीन कर लें, होता ये है कि ये रिक्वायरमेंट है कि आप मल्टीपल तरह की रिपोर्टिंग जो है ना वो कैसे करना चाहते हैं। मसलन एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, उसके अंदर वो कहते हैं कि जो आपकी गाड़ी है परचेज करना, गाड़ी परचेज करना वो एक एसेट है।
तो उस सूरत हाँ में आप वो वाला रूल अडॉप्ट करके एसेट की एंट्री कर देंगे। एक और अकाउंटिंग ओके प्रिंसिपल है, वो कहता है कि भाई गाड़ी परचेज करना जो है ना वो एसेट नहीं है, वो आपका एक एक्सपेंस है। आपने कोई डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करनी, आपने एक्सपेंस डेबिट करके कैश क्रेडिट कर देना है। तो अब अगर आपने वो वाला भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल अडॉप्ट किया हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे, वो वाली एंट्री रूल्स को चूज करके तो एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे, तो हमारी एंट्री वो भी मुकम्मल हो जाएगी। और उसके ऊपर जब हम रिपोर्टिंग निकालेंगे तो वो रिपोर्ट उस तरह से जो है ना वो जाएगी। क्या कह रहे हैं, डेटा वाज चेंज्ड। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या रूल्स बनाने का मकसद ये है कि एक ही ट्रांजैक्शन को मुख्तलिफ तरीकों से अगर आप सेव करना चाहते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अब आप एसएपी के अंदर बाउंड हो गए कि यार अब मैं क्या करूं। आप एक और अकाउंटिंग प्रिंसिपल रूल्स चूज करें और उसके अंदर जो मर्जी एंट्री करते रहें, वो वाली एंट्रियां दूसरी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को डिस्टर्ब नहीं करेंगी और ना ही वो उसकी रिपोर्टिंग को अफेक्ट करेंगी। सर, एक चीज था कि हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाया आईएफआरएस और एक एक प्रिंसिपल और बनाया गैप का। तो सर इनमें तो इनकी भी कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे, आईएफआरएस के कुछ स्टैंडर्ड होंगे, गैप के कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे। बिल्कुल है। तो ये हम कहाँ से इन दोनों प्रिंसिपल्स में एंटर करते हैं डेटा, मतलब आता कहाँ से सर? नहीं, या तो हम वो नहीं आता। अच्छा वो नहीं आता, वो ऐसा, वो सिर्फ आपने उनको एक नाम दिया है आईएफआरएस, आपने एक नाम दे दिया। वो आईएफआरएस की जगह आप बेशक मेरा नाम लिख दें, शहजाद लिख दें, अपना नाम लिख दें, आशु लिख दें, जो वो नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि आप अगर मल्टीपल स्टैंडर्ड्स के ऊपर रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो एसएपी ये कहता है कि आप उन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के लिए आप जो है ना वो अडॉप्ट कर लें जो है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल का नाम बेशक आप शहजाद रख लें, एक प्रिंसिपल का नाम आप आशु रख लें और कह दें कि जी यार मेरा दिल है कि ये जो एक्सपेंस है ना, फर्ज करें एक जगह पे आप कहते हैं कि जी जो 10,000 रुपये से छोटा एक्सपेंस है उसको मैं एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करूं, तो आप एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल की स्क्रीन खोलें, वो वाला चूज करें, उसके अंदर एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लें। दूसरा कहते हैं कि नहीं यार 10,000 से कम को मैंने एज अ एसेट रिकॉर्ड करना है, तो आप उसमें से वो दूसरा प्रिंसिपल लेके तो एसेट रिकॉर्ड कर लें। Okay. ये क्या है, कह रहा है चेक की पोस्टिंग ऑलरेडी, ये किसी ने ना कोई डिलीशन तो नहीं कर दी इसीलिए। ग्लोबल सेट यू कैन डिफाइन ग्लोबल सेटिंग चेन मैसेज कंट्रोल। अच्छा जी चलेंगे, इस वो कह रहा है कि इस मैसेज को आप एरर की बजाय वार्निंग में कर दें। ये मैसेज है, अच्छा ये याद रखें, एसएपी बाज़ औक़ात कहता है कि कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो आप अपनी मर्जी के मुताबिक एरर और वार्निंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए ना ऐसा जो भी मैसेज आता है ना उसके आखिरी 3 कैरेक्टर जो होते हैं ना वो मैसेज नंबर होते हैं और उससे पहले जो होता है वो मैसेज क्लास है। अब ये देखना, ये मैसेज नंबर है ना, इसमें एक पूरा ये मैसेज का नंबर है ये, लेकिन इसके आखिरी 3 कैरेक्टर जो है ना ये मैसेज का नंबर है 116 ये, और इससे पहले ये एसेट क्लास है। अभी अब वो कह रहा है कि इस जगह पे जाएं फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग ये जो है और टूल्स और चेंज मैसेज कंट्रोल, वहां पे जाके इसको चेंज कर दें। अच्छा चले जी ये कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं ये हम। तो सर ये एरर नहीं है क्या? अभी तो एरर है, मैं इसको तो वार्निंग में कर देता हूँ ना ताकि हमारी से जान छूट जाए वो, वरना तो वो एरर कौन सही करेगा। इसको देखेंगे कि वो एरर है क्या, वो कंपनी कोड किसी ने डिलीट कर दिया, हम कहते हैं भाई डिलीट कर दिया तो छोड़ दो इसको, बस जाने दो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग फिर टूल्स और चेंज मैसेज कंट्रोल। यार यहाँ पे वो पूछ रहा है भाई एप्लीकेशन एरिया, मैं ये पेस्ट करता हूँ, इसमें से 116 को हटा लूंगा, क्यों, क्योंकि 116 जो है वो मैसेज नंबर है, ये है ना
116 यहाँ पे रखा हुआ है तो वार्निंग है, ये स्टैंडर्ड एरर है। मैं इसको बल्कि वार्निंग में भी नहीं करता, मैं इसको इंफॉर्मेशन में कर देता हूँ। सर एक चीज था कि इसमें इस टेबल में ये एरर मतलब मैसेज नंबर 6116 कैसे मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है सर, यहाँ पे कैसे आ गया वो? डाला है, लेकिन उस बंदे ने ना साथ अपना यूजर नेम भी डाल दिया, ये गलत किया। मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये इसी वजह से वो वहाँ पे जो है ना वो अपना उसका इफेक्ट नहीं आ रहा, यूजर नेम नहीं डालते। ये देखिए मैं न्यू एंट्री करता हूँ, यहाँ पे मैं मैसेज नंबर 116 और यहाँ पे मैं कह देता हूँ उसको वार्निंग कर दो। ठीक है, 3 चीजें हैं ना आपके पास है, अभी आपने देखी होंगी 3 ही आती हैं। अगर मैं W लिखूंगा तो W का मतलब है कि वो वार्निंग आएगी। ठीक है, अगर मैं E लिख दूं तो वो एरर देगा जब तक वो एरर सही नहीं करेंगे, और I लिख दूंगा तो सिर्फ इंफॉर्मेशन आएगी ओके जी। ठीक है, तो ये कुछ मैसेज होते हैं, SAP सारे मैसेजेस के ऊपर नहीं देता। SAP आपको कुछ मैसेजेस के ऊपर कहता है कि आप उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये क्या करता है। इसको दोबारा इसको सेव करते हैं। तो सर ये मैसेजेस हम क्रिएट मतलब किस पर्पस से क्रिएट कर, अभी जैसे हमने क्रिएट किया सर 116, वो किस पर्पस से क्रिएट किया? हमने नहीं क्रिएट किया। SAP की हर स्क्रीन के ऊपर बेतहाशा एरर्स जो भी आते हैं ना, SAP ने वो सारे एरर्स के वो एक एक नंबर लगाया हुआ है। कुछ नंबर ऐसे हैं जिनको वो चेंज नहीं करता, जो वो कहता है एरर है तो वो एरर ही है। लेकिन कुछ जगह पे वो आपको ऑप्शन देता है कि यार आप ये मैसेज जो है ना आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक चेंज कर ले, जो वो अलाउ करता है ना। अब ये देखें, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे न्यू एंट्री करूँ, तो ये कोई इसके अंदर बहुत ज्यादा इतने मैसेज नहीं होंगे। ये देखिएगा इसके अंदर कितने हैं, सिर्फ 20 ही मैसेज हैं। ठीक है, ये सारे 20 ही मैसेज हैं। तो आप 20 मैसेजेस को आप उनका स्टेटस चेंज कर सकते हैं, जिसमें 116 नंबर ये था, 121 है, 135 है, 118 है। तो बाद औक़ात ऐसा होता है SAP की कुछ स्क्रीनों के अंदर कि कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं जो हमें मतलब है कि हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे होते। तो हम कहते हैं यार इसका जो बिहेवियर है ना वो चेंज कर दो, ये जो एरर है ना इसको वार्निंग में कर दो, ताकि हमारी कॉन्फ़िगरेशन या हमारे जो प्रोसीजर्स है वो सही चले। तो उस सूरत में फिर और सर हम ये तो ये एरर्स हम डिफाइन भी कर सकते हैं किसी रीजन से, मतलब किस रीजन से डिफाइन कर सकते हैं सर? फिर ये रीजन पहले से ही SAP ने डिफाइन किया हुआ है कि जी ट्रांजैक्शनल डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट, लेकिन किसी ने वो लेजर डिलीट कर दिया। अब ये देखें उसने ये सारा सही कर दिया ना। अब ये वाला जो है, अब इसको हम देखते हैं कि ये FINSC AC 137 नंबर जो मैसेज है, क्या इसको भी वो एरर में करेगा कि नहीं? चेंज मैसेज कंट्रोल, अच्छा यही है। इसमें 137 नंबर मैसेज है या नहीं है? अब देखें इसमें 135 तो है लेकिन 137 नहीं है। इसका मतलब है कि वो जो एरर है ना वो एरर ही रहेगा हमेशा, वो उसको नहीं हम चेंज कर सकते। ठीक है, तो कुछ मैसेजेस हैं जिनके ऊपर SAP हमें कंट्रोल देता है कि आप इनके बिहेवियर को चेंज करें, और कुछ जगह पे वो कंट्रोल खुद ही रखता है क्योंकि उसको पता होता है कि ये बड़े क्रिटिकल हैं, इसलिए वो हमें वहां से निकलने नहीं देता। तो सर इन एरर को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, मतलब कर सकते हैं सॉल्व? फिर ये कि इस एरर को हमें गौर से देखना पड़ेगा, इसकी डिस्क्रिप्शन को, इसकी डिटेल में जाना पड़ेगा। अगर नहीं होता तो फिर हमें वो एक ट्रांजैक्शन कोड होता है ST05, ST05 जो है ये ट्रेस ऑन करता है। ये जो ट्रेस होता है ना, जब आप ट्रेस को एक्टिवेट कर देते हैं, यहाँ पे ये बटन दबा दें एक्टिवेट ट्रेस, उसके बाद जब आप यहाँ पे आके सेव का बटन दबाते हैं, तो सेव के बटन दबाने के बाद SAP ने जितने भी टेबल चेक किए, जितने भी प्रोग्राम की रूटीन्स कॉल की, वो सारी की सारी ना इसके अंदर आ रही होती हैं।
आप डीएक्टिवेट ट्रेस करें और उसके बाद उसको डिस्प्ले करें, ये डिस्प्ले ट्रेस, तो उसके अंदर वो सारे टेबल्स के नाम आ जाएंगे, सारे प्रोग्राम वो जो रूटीन्स हैं वो भी आ जाती हैं। फिर आप उनको गौर से पढ़ें, वो टेबल्स देखें, तो अल्टीमेटली आप उसके सोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। ये नहीं है कि ऐसे भी आपको टूल्स देता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बस डिपेंड करता है कि आप किस हद तक जो है ना वो यानी कि चीज़ों को समझते हैं और किस हद तक चाहते हैं आप। ST05 जो है ना एक अच्छा SAP का टूल है जिसके थ्रू आप ट्रेस एक्टिवेट करें, फिर वो अपना ट्रांजैक्शन कोड एग्जीक्यूट करके कंप्लीट करके बाहर आ जाए, फिर एक्टिवेट डीएक्टिवेट करें और फिर जब डिस्प्ले करेंगे, वैसे मैं ये डिस्प्ले करता हूँ और फिर मैं देखता हूँ। अभी तो मैंने कुछ इसके अंदर है नहीं है, वरना 28 है ना, देखते हैं 26 तारीख से। इस पे कभी किसी ने लगता है कोई ट्रेस ऑन ही नहीं की, क्योंकि यूजर नेम भी नहीं आ रहा। तो देखते हैं 01 नहीं, किसी ने इसके ऊपर ट्रेस नहीं की ऑन। चलेगा, इससे हम निकलते हैं। अच्छा, इसको निकलने के बाद वो हम रिपोर्ट चला के देखते हैं कि अब इस पे किस हद तक वो उसने कोई डाटा सेव भी किया या नहीं किया। अच्छा, अभी भी ये वही लेजर वही एरर दे रहा है, ये वाले देखें, ये 50 नंबर करेंसी, 50 नंबर करेंसी, वो मैं देख लूंगा कि वो लेजर्स के अंदर वो उसने डाटा हाँ सेव ही नहीं किया, वरना वो उसने एरर नहीं देना था। वो नहीं, उसने डाटा सेव किया, वो इस वजह से नहीं सेव किया क्योंकि वो उसके पीछे जो है ना वो कोई ना कोई एरर है जिसकी वजह से वो सेव नहीं करने दे रहा। तो वो मैं यहाँ से या किसी और तरीके से देख के फिर आपको बताऊंगा कि उसको मैंने किस तरह से सॉल्व किया, ताकि आपको भी नेक्स्ट टाइम अगर कोई ठीक मसला ठीक हो तो वो फिर आप उसको देख लें। लेकिन कहने का मकसद है कि लेजर जी क्या तक आपको बात समझ आई कि लेजर्स क्या होते हैं, करेंसीज उसको कैसे असाइन की जाती हैं। हाँ सर, वो सब तो क्लियर है सर। सर एक चीज क्वेश्चन था, ये हमने अभी लीडिंग लेजर, नॉन लीडिंग लेजर और एक्सटेंशन लेजर जो डिफाइन किया है, वो मतलब ये यूज कहाँ पे होगा? मतलब सर लीडिंग लेजर का क्या पर्पस है, नॉन लीडिंग लेजर का? लीडिंग, ये न्यू जैन 147 हमारा यूजर तो हमारा 147, ये एक्चुअल तो इसका पर्पस है कि रिपोर्टिंग, डिफरेंट तरह की रिपोर्टिंग करने के लिए आपने इसको यूज करना है। असल तो इसका यही पर्पस है। ओके सर। आप जब मैंने आपको बताया ना कि फर्ज करें कि आपने एक ही ट्रांजैक्शन की है, आपने मार्केट में जाके 10,000 रुपया खर्च दिया, ठीक है, 10,000 रुपये से आपने एक छोटी सी चीज ले ली। अब आपके पास दो तरह के रूल्स हैं, एक रूल कहता है कि ये जो 10,000 रुपया है ये एक्सपेंस है, एक रूल कहता है कि नहीं ये 10,000 रुपये का एक एसेट है। अब आपने दोनों फर्ज करें सिस्टम में रिकॉर्ड करनी है, तो फिर क्या करेंगे? फिर इसका मतलब है कि दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की स्क्रीन आपके सामने होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल किसको असाइन होते हैं? लेजर्स को। तो जितने ज्यादा लेजर रखेंगे, हाँ। उतनी ज्यादा आपके पास डाइवर्सिटी आएगी ट्रांजैक्शंस को बुक करने में। जी जी सर, क्लियर है अभी। ठीक है, फिर मैं इसको भी देख लूंगा, फिर कल जो है ना इससे आगे फिर हम चलेंगे कि इससे आगे जो है ना फिर हम ट्रांजैक्शन मेरे ख्याल से पंच करनी जो है ना वो स्टार्ट करते हैं, बल्कि वो कस्टमर वेंडर जो है ना उनकी जो है इंटीग्रेशन के बारे में।